हाय एवरीवन, वेलकम बेटा, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। और अनअकैडमी नीट पे आज हम आ गए हैं फिफ्थ पार्ट पे सेल चैप्टर के मंथन बैच के लिए। मंथन बैच 2021 के लिए आपका नीट प्रिपरेशन, नीट यूजी के 2021 के एग्जाम के लिए हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। अच्छे से प्रॉपर डिटेल में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हो, यूजुअली क्रैश कोर्सेज में सेल जैसा चैप्टर 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाता है। हम यहाँ पे 5वीं क्लास कर रहे हैं उसकी, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज को डिटेल में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से प्रॉपर डिटेल में पढ़ रहे हैं। जो पहले चैप्टर्स कंप्लीट जो हमने सेशंस लिए हैं उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। प्रोकैरियोट, सेल, मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सब मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज की क्लास के लिए हम कवर करने वाले हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन का मैंने इंट्रोडक्शन आपको लास्ट क्लास में दे दिया था। तो हम साइटोस्केलेटन से ही निकलने वाले कुछ ऑर्गेनेली और कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जैसे कि सेंट्रियोल, और उसके साथ साथ आपके साथ आ जाएगा सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी। ठीक है, सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट आज हम जाएंगे फॉर न्यूक्लियस, सेल का ब्रेन, द ब्रेन ऑफ द सेल वी आर स्टडिंग टुडे एंड दैट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में जितना भी डिटेल होगा वो आज हम कवर करेंगे। वेलकम टू द सेशन गाइस। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं और कुछ भी नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है, बेटा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एकदम सॉलिड टीम के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बेस्ट टीचर्स आपके साथ है, ताकि आप अपना अंडर 1000 रैंक का सपना पूरा कर सको। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते पेड क्लासेस, या आपको सोच सकते हो कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते। तो उन बच्चों के लिए यहाँ यूट्यूब पे पूरा कंटेंट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फ्री, सारा का सारा डिटेल डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे हम कर रहे हैं। पूरा हफ्ता 2 बजे 2 o'clock बॉटनी क्लास में लेती हूँ आपके साथ। ठीक है, आई एम कोमल यादव और मैं बॉटनी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। और हम लोग फ्राइडे शाम को करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है एक प्रॉपर हमारा पूरा प्लान। ठीक, तो आप मुझे कहाँ मिल सकते हो? यहीं पे एवरी डे 2 PM। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो सिलेबस टेस्ट होगा मंथन का टेस्ट है 6। ठीक है, सैटरडे को 3 बजे, सैटरडे और 3 PM जो कमिंग सैटरडे है उस पे होगा। तो इस टेस्ट में सिलेबस में आ रहा है सेल, सिर्फ एक ही चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप आराम से डिटेल से इसको पढ़ो। 5 सेशन मैंने कराए हैं। क्वेश्चंस DPP भी मैं आपको क्लास में अपडेट, मतलब जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अपडेट करते रहती हूँ। तो मेक श्योर ये चीज आप अपने एंड से करो बेटा। ठीक है, बाकी बचा हमारे पास यहाँ पे लाइव सेशन थियरीज के, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ताकि सारे बच्चे हमें ज्वाइन कर सके। ये है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी नीट मंथन का। ठीक है, तो इस पे PDF अपडेट हो जाएगी क्लास के बाद, और क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो ये चीज फॉलो कर सकते हो। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। आई होप आपके पास आपकी NCERT सामने खुली हुई है। नोट्स बनाने के लिए आपको चाहिए पेपर और एक पेन, और कोशिश करना पेंसिल भी ले लो साथ में, क्योंकि डायग्राम जो बनाओगे वो पेंसिल से बनाना, कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप एटलीस्ट रब कर सको। प्रॉपर नोट्स बनाने का फायदा ये कि लास्ट मोमेंट रिवीजन बहुत क्विक होगी। अगर आप लोग NCERT में ही लिखना चाहते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा लिखने की चीजों को आदत बनाओ, क्योंकि अगर आप कहीं पर चाहे गंदा नोट डाउन करना है करो, पर हाथ चलते रहेंगे ना क्लास के दौरान, तो आप ना तो डिस्ट्रैक्ट होगे, जो भी स्पैमर्स आते हैं उनसे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और ये 1 घंटा आपको एकदम मस्त रिविजन वाला टॉपिक लगेगा। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू हैव दैट। ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज सेंट्रोजोम। आप बोलोगे मैम सेंट्रोजोम तो सुना नहीं, हमने सेंट्रियोल सुना है। देखो, सेंट्रोजोम 2 पार्ट का बना हुआ है, जिसमें से एक पार्ट होता है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल प्लस काइनोप्लाज्मा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये दिख रहा है येलो वाला स्ट्रक्चर? ठीक है, इसको हम सेंट्रियोल पेयर बोलते हैं, या आप इसके लिए एक टर्म और यूज कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं डिप्लोसोम्स। क्या बोलते हैं? डिप्लोसोम्स। सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है। ठीक, आप ध्यान से देखोगे तो इसके आसपास कोई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो सेंट्रियोल्स जो आपके हैं दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इनके चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट एक ऑर्गेनेली हमने पढ़ा था राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, सेंट्रियोल्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस पैर के आसपास आपको देखो ये येलो येलो कलर का पूरा प्लाज्मा दिख रहा है, ऐसे डेंस सा। तो इसके आसपास के प्लाज्मा को हम बोलते हैं काइनोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? काइनोप्लाज्मा। काइनोप्लाज्मा इस पूरे के आसपास घिरा हुआ है ना, फ्लूइड ही है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ राइबोसोम नहीं होते पास में। क्या होगा फिर मैम? बहुत सारे प्रोटीन्स का प्रेजेंस होता है। कौन से प्रोटीन्स का सबसे ज्यादा प्रेजेंस होता है? ध्यान देना मेरी बात को। ये सेंट्रियोल जो बना है ये हमने कल पढ़ा था साइटोस्केलेटन में, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो जो ऐसे 13 रिंग्स नहीं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे 13 में रिंग में थे और रॉड्स ही बना दी थी। वो किसका बना हुआ था बेटा? ये थे हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन। रिमेंबर, ये हमारा था ट्यूबुलिन, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। सेंट्रियोल्स बने हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। तो कहानी यही खत्म। आसपास भी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा, काइनोप्लाज्मा थोड़ा सा डेंस, लेकिन राइबोसोम्स नहीं, वहां पर चाहिए ही नहीं हमको, ये वाले प्रोटीन ज्यादातर होते हैं। ठीक, तो आप इन दोनों को साथ में सेंट्रोसोम बोलते हो। 2 सेंट्रियोल, डिप्लोसोम प्लस काइनोप्लाज्मा इज नोन एज सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में कुछ लोअर प्लांट्स में आपको फिर भी मिल जाएगा, मतलब जैसे एल्गी के कुछ मेंबर्स में, ब्रायो टेरिडो वगैरह में कुछ फिर भी मिल जाएगा। हायर प्लांट्स में तो टोटली एब्सेंट, वो जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई जनरल स्टेटमेंट आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए लाइन, प्लांट्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स, ये स्टेटमेंट ठीक है बेटा, ठीक है, जब तक कि आपको एक्सेप्शन ऊपर बोला नहीं गया क्वेश्चन में, या फिर 2 लाइंस हैं और उनमें से आपको एक को एलिमिनेट करना है, तब आप कंसिडर करते हो एक्सेप्शन, वरना आप एक्सेप्शन कंसिडर नहीं करोगे। सिंपल स्टेटमेंट, प्लांट्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल, ठीक है स्टेटमेंट। सम लोअर प्लांट्स हैव सेंट्रियोल्स, ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है, बट सम। अब एक्सेप्शन को जनरल पॉइंट और जनरल पॉइंट को एक्सेप्शन नहीं बना सकते, है ना, तो उस चीज का ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। ऊपर से प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होंगे। प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं है? प्रोकैरियोट्स में ना तो माइक्रोट्यूब्यूल है, क्योंकि वहां साइटोस्केलेटन नहीं होता, और वहां कोई ऑर्गेनेली का प्रेजेंस भी नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में भी एब्सेंट हुए। ध्यान से इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ना इसको यहां से कट करते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। एक कट लगाया और ऊपर से झांका, तो जब ऊपर से झांकोगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। पेरिफेरी पे 9 ट्रिपलेट्स, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स ऑन दी पेरिफेरी, 9 triplets at पेरीफेरी, कॉर्नर पे, पेरीफेरी, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से, ए बी सी, ए कैसा दिखता है? देखो पूरा का पूरा वो माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फुल 13 प्रोटोफिलामेंट्स बनते हैं।
पूरे 13 का नंबर, तो मैं अगर इसको 1 और 2 कंसिडर करती हूँ तो आप देख लो पूरे 13 है। ठीक है, किस में? ए वाले में। तो इमेजिन करो एक स्ट्रॉ है आपके पास, एक स्ट्रॉ थी, अब उस स्ट्रॉ के ऊपर आपने एक और स्ट्रॉ चिपकाई है, लेकिन चिपकाते टाइम इस चीज का ध्यान रखा कि इसी के साथ बनाना है, तो 1 और 2 कॉमन आ जाएंगे। 1 और 2 इसी को कंसिडर करूंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, उसके बाद 1 2 इसको कंसिडर कर रही हूं इसके। आप देखो पूरे 13 नहीं है ऊपर वाले में, इसके ऊपर देखो फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहला वाला जो था ना ए, उसके एक्चुअली पूरे 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। बी में भी 2 कम है क्योंकि नीचे वाले के 2 कंसिडर कर रहा है, और सी में भी 2 कम है क्योंकि नीचे वाले के कंसिडर कर रहा है। इसलिए आप फिर से ध्यान से देखो मेरी बात। ए को उसने पूरा सर्कल बनाया है, कैन यू सी? ए का सर्कल उसने पूरा बनाया है, हाँ। और बी को उसने आर्क में बनाया है, कंप्लीट सर्कल नहीं है बेटा। बी वाला, सी वाला भी पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल टाइप बना है। अगर सबके अपने अपने 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते तो ये ऐसे ऐसे आर्क वाला टाइप बनाने की जगह वो ऐसा बनाता है, इसको ऐसे बनाता है इसको। डिफरेंस समझ पा रहे हो तीन दोनों के अंदर? ये ठीक है, ये नहीं। तो जैसे आप 3 स्ट्रॉ लो और 3 स्ट्रॉ को एक के ऊपर एक चिपकाओगे तो सारी कंप्लीट है, लेकिन एक पतला सा स्लिट मार के घुसाते जाओ। तो ध्यान से आप इसको देखो बेटा, स्ट्रक्चर देखो कैसा दिख रहा है ना, स्ट्रॉ 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 रख दियो जैसे, ऐसा बनता है आपका ट्रिपलेट। एक पूरे सर्कल में कैसे अरेंज्ड है? 9 ट्रिपलेट्स, 9 पूरे। बीच में उनको होल्ड करते हैं हम, ठीक है। इन होल्ड जिससे किया, इसको हम बोलते हैं स्पोक्स या रेडियल स्पोक्स। जैसे टायर नहीं होता, साइकिल का टायर, ठीक है, पहिया उसके अंदर से नहीं निकल रहे होते, उन्हें बोलते हैं स्पोक्स। ठीक, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन किससे जुड़ा है? ए और सी जुड़ा है, देखो ए और सी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे को हमने बोला ए सी लिंकर। ठीक है, आपस में जुड़े हैं वो 9 ट्रिपलेट्स, बीच में जुड़े हैं रेडियल स्पोक से। लेकिन बीच में किसको जुड़े हैं? ये जो सेंटर में प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में, इसे बोला हब। ये प्रोटीन का हब है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल का टायर है ना, जैसे पहिया। इसीलिए इसके अपीयरेंस को हम बोलते हैं कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस। कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस होता था ना, वो बैलगाड़ी वाले वगैरह जो चलती है, उनका जो पहिया होता है वैसा सा दिख रहा है। और देखो कोई मेम्ब्रेन नहीं है बेटा आसपास, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखना, ये जस्ट हर ट्रिपलेट ना, हर ट्रिपलेट के सामने यहां पे डेंस सा मैटर होता है, ये इधर हर ट्रिपलेट के आसपास ऐसे, ठीक है, ऑपोजिट थोड़ा थोड़ा सा पास ही। इनको हम बोलते हैं मैस्यूले। मैस्यूले बोल दो या MTG, माइक्रो ट्यूब्यूल जनरेटर। ठीक है, MTG। ये क्या करता है? ये बनवाते हैं स्पिंडल्स, ये बनवाते हैं स्पिंडल फाइबर। अब आप देखो, अगर प्रॉपर अच्छा अरेंजमेंट है तो ये ऐसा टायर सा ऊपर जाके लगा, ठीक है। और आप खुद सोच के देखो, एक टायर से आप धागे गिरा रहे हो, ठीक है, तो जब वो धागे ऐसे टायर वाले लाइन में ना ऐसे पूरा कार्टव्हील जैसे गिरते हैं, तो ऐसे गिरता है एकदम स्टार की शेप में। ऊपर से भी स्पिंडल गिरेंगे स्टार जैसे, नीचे से भी स्पिंडल आएंगे स्टार जैसे। तो जो सेंट्रियोल
सेंट्रियोल अगर प्रेजेंट है, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, तो वो स्टार के शेप में स्पिंडल गिराता है और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स अ स्टार का शेप। ठीक है, एंड इनको हम यहां पर बोल देते हैं एस्ट्रल रेज। स्टार जैसे दिखता है, तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे आएगा, नीचे भी स्टार के जैसा आएगा। लेकिन इमेजिन करो अगर सेंट्रियोल नहीं है, तो मैम क्या हो रहा है? तो ऐसे तो हमारे पास प्लांट सेल में डिवीजन ही नहीं होनी चाहिए, वहां तो स्पिंडल ही नहीं बन पाएगा। स्पिंडल बनेगा क्योंकि प्लांट के सेल में माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रियोल नहीं है, उसका ऐसा कार्टव्हील जैसा अरेंजमेंट नहीं है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। प्लांट बोलता है कि मेरे को ना ये इतना ज्यादा खिचड़ी नहीं चाहिए, मुझे सजावट नहीं चाहिए ज्यादा, मेरे पास जगह भी नहीं है, वैसे भी आधे ज्यादा जगह तो मेरी वैक्यूम ले रखी है। वो बोलता है मैं बनाऊंगा MTOC, माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स। बस एक गुच्छा माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्यूबुलिन प्रोटीन, ऐसे 2 गुच्छे पहुंच जाते हैं बस 2 एंड पे। दिस इज रिच इन ट्यूबुलिन प्रोटीन, रिच इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और यहां से ना आपके बड़े ऐसे सीधे सीधे स्टार शेप में नहीं गिरेगा स्पिंडल। तो यहां से जो बनेंगे रेज, उन्हें हम बोलते हैं एन एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल का मतलब क्या होता है? स्टार जैसा। प्लांट्स में स्टार जैसा नहीं बनेगा स्पिंडल, एनिमल में क्योंकि सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ऐसा कार्टव्हील जैसा प्रेजेंस है, इसलिए वहां से सुंदर सुंदर एकदम स्टार की शेप में गिरेंगे आपके स्पिंडल्स। इसलिए उनको हम बोल देंगे एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल मीन्स स्टार लाइक। ठीक है, अब सेंट्रियोल का एक काम तो आपको समझ में आया, स्पिंडल फाइबर बनाने का। एक काम और है इनका, द सेकेंड वर्क दैट दे हैव इज, ये बनाते हैं बेसल बॉडी ऑफ सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, कैसे? मैम ये क्या बोल दिया आपने? देखो क्या होता है, अगर ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेटा ध्यान देना, हाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल जाके यहां पर बैठता है। ठीक, ये जो ब्लैक से बना रही हूं मैं, ये सेंट्रियोल मान लो, परपेंडिकुलर बना देती हूँ पूरा, सेंट्रोसोम मान लो, बट एक सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल नीचे प्लेस्ड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बेंड कर जाती है। ये कौन हो गया? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नीचे आके अब मैं इसको बोलूंगी बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी पे कौन होगा? और कोई नहीं, सेंट्रियोल ही होता है। कौन होता है? सेंट्रियोल। ठीक है, इसका यहां पर हम एक प्लेट लगा देते हैं कि ये है पॉइंट, दहलीज, इसको क्रॉस नहीं करना। ठीक, क्रॉस करता है लेकिन सारे बाहर नहीं जाते, इसमें से कुछ पार्ट इधर अंदर एक्सटेंड होता है इस सेंट्रियोल का ही। अब हम यहां से कट करके देखेंगे। ठीक है, नीचे जो डायग्राम दिया है उसको समझो, वही चीज बता रहा है, ध्यान से देखना। ये है हमारा बेसल बॉडी, क्या चीज है? ट्रिपलेट सेंट्रियोल वाला, 9+0 अरेंजमेंट, 9 ट्रिपलेट्स प्लस बीच में कुछ भी नहीं है, हब है, कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस,
और क्या बोल दिया इसको हमने, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, यहां पे कट करके देखा तो ऐसा दिख रहा है, 9+0 वाला अरेंजमेंट दिख रहा है। वहीं पे जब मैंने ऊपर कट किया था जहां पे सीलिया या फ्लैजिला हो गया, तो अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है, ये है 9+2 अरेंजमेंट। अब आप यहां पे समझोगे कि ये कैसे डिफरेंट है यूकैरियोट के फ्लैजिला से, प्रोकैरियोट के फ्लैजिला से। प्रोकैरियोट का फ्लैजिला अगर याद हो तो हमने बनाया क्या था बेटा, हमने बनाए थे 4 रिंग्स। रिमेंबर, हमने 4 रिंग्स बनाए थे, एक हुक बनाया था, है ना, एक हुक बनाया था और फिलामेंट बनाया था। ये बनाया था हमने प्रोकैरियोट के लिए। यूकैरियोट के फ्लैजिला में आप देखो बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको कवर किया है, जबकि सेंट्रियोल के बाहर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन सीलिया और फ्लैजिला के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि वो बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब सेंट्रियोल में ए बी सी 3 लिंकर थे, ए बी सी आपका ट्रिपलेट था। पेरीफेरी पे 3-3-3-3 के 9 थे, अब 2-2 के 9 होंगे। ए और बी अंदर एंट्री कर जाता है, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। शाफ्ट में एंट्री करते हैं सिर्फ ए और बी, सी एंट्री नहीं करता। पेरीफेरी में ए बी सी तीनों थे, ए बी सी, ये अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ ए और बी अंदर एंट्री लेगा। ए और बी अंदर की तरफ ऐसे चले गए, कॉर्नर पे 9, फिर से 9, वही 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे पास पेरीफेरी पे 9 डबलेट्स हैं, किसके, माइक्रोट्यूब्यूल के। और माइक्रोट्यूब्यूल का एक फिलामेंट, एक प्रॉपर ट्यूब्यूल कितने प्रोटोफिलामेंट का बना होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है। तो इसका मतलब पेरीफेरी पे 9 डबलेट्स हैं, किसके बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए, और बीच में 2 सिंगल, अकेले 2 सिंगलेट्स है। तो इसको हमने बोला 9+2 अरेंजमेंट। सेंट्रियोल 9+0 है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल बीच में नहीं है। यहां पेरीफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल के 2-2-2-2-2-2-2। अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि पेरीफेरी पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे 18। अगर किसी ने ये पूछा कि कितने माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे 9, क्योंकि A is a microtubule and B is a microtubule। ठीक है, 9 पेरीफेरी पे, 2 बीच में। जो पेरीफेरी वाले हैं वो आप जानते ही हो, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जो एक दूसरे से कनेक्शन है वो किस प्रोटीन का बना हुआ है, ए बी लिंकर्स नेक्सिन प्रोटीन के। ट्यूबुलिन प्रोटीन तो वही माइक्रोट्यूब्यूल बना रहा है। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बना रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्सिन उनको जोड़ रहा है। और आपको ये ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर का हुक, ऑरेंज और ब्लू कलर का, ये है बेटा डायनीन प्रोटीन। ये यूज करता है एटीपी, और एटीपी यूज करके यही मूव कराता है आपके फ्लैजिला को। 3 प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो गए, ट्यूबुलिन, नेक्सिन, डायनिन। तीनों में से डायनिन वो प्रोटीन है जो एटीपी यूज करके सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट कराता है। ठीक है, तो ये जो स्पाइक्स निकले हुए हैं ना, ये ऑरेंज और ब्लू कलर के, ये क्या करता है, जैसे अगर इधर मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा, जिधर जैसे टच हुआ हल्का सा, एटीपी यूज, इट मूव्स दिस साइड एंड मूव्स दिस साइड। जिधर भी मूव करना है एनर्जी यूज करके मूव करेंगे। फ्लैजिला बिना एनर्जी यूज करे मूव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्लैजिला किसी भी स्ट्रक्चर को, या सीलिया आप बोल लो, यूकैरियोट्स में किसी भी स्ट्रक्चर को लोकोमोशन की कैपेसिटी देता है। जैसे आप अगर कहीं चल के जा रहे हो तो आपकी बॉडी उसके लिए एनर्जी लगाती है ना।
लेकिन सोचो आप पानी में गए हो और पानी के बहाव से द प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज ऑन यू आपको बहा के ले गया, उसमें आपकी बॉडी एनर्जी नहीं लगा रही। अगर लगा भी रही होगी तो शायद रेजिस्टेंस के लिए थोड़ी कोशिश करेगी, वरना मूवमेंट में आपकी बॉडी कोई एनर्जी नहीं लगा रही। बैठ जाओ पानी में, साथ साथ बह जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर अपनी मर्जी से मूव करना है तो थोड़ा एनर्जी तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं काफी। तो दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। मेन डिफरेंस सीलिया और फ्लैजेला और सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल 9+0 अरेंजमेंट और पेरिफेरी पे ट्रिपलेट्स होते हैं, यहाँ 9+2 अरेंजमेंट और पेरिफेरी पे डबलेट्स होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसको नोट डाउन कर लेना, अगर फिर भी कोई डाउट आता है मैं स्पेशल क्लास लूंगी डाउट सेशन की। इनको समझ लो, देख लो, पढ़ लो और फिर वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। और हो सकेगा तो एनसीईआरटी रीडिंग भी मैं इसकी करा दूंगी आपको, ठीक है बेटा। मेन फंक्शन जो हो जाएगा सीलिया और फ्लैजेला का इज लोकोमोशन, मतलब चलने में मदद। कौन से प्रोटीन्स हैं इसके अंदर? 3 तरीके के प्रोटीन्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। और भी होते हैं बट 3 मेन प्रोटीन्स हमारे पास हैं एंड दे आर, इसमें प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन था, ठीक है। कौन से प्रोटीन? नेक्सिन, ट्यूबुलिन एंड डायनिन, जिसमें डायनिन एटीपी यूज कर देगा, ठीक, बढ़िया। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, ये ठीक है स्टेटमेंट, कुछ गड़बड़ नहीं है। उसने नॉट ट्रू पूछा है, ये ठीक है। नेक्स्ट, सीलिया आर हेयर लाइक सेल्यूलर अपेंडेजेस, ये भी ठीक है। ज्यादा नंबर होता है कंपैरेटिवली सीलिया का, फ्लैजेला कम होता है नंबर में। सीलिया ऐसे होता है जैसे आपके वो ब्रिसल्स, ब्रिसल्स किसको बोलते हैं? टूथब्रश नहीं होती, उस पे जो आगे हेयर होता है, वैसे इतने सारे होते हैं, बहुत सारे। सीलिया कंटेन्स एन आउटर रिंग ऑफ 9 doublets of microtubules surrounding 2 single microtubules, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अरे बाबा रे, बड़ा क्लोज क्वेश्चन है ये। द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑल द स्टेटमेंट्स आर वेरी 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 क्लोज। तो अब इसमें से देखो, अब एलिमिनेशन के लिए सेकेंड रीडिंग लगाओगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसमें कुछ गलत नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का ही बना होता है। सीलिया आर हेयर लाइक सेल्यूलर अपेंडेजेस, सेल के ही एक्सटेंशंस हैं हेयर के लाइक। सीलिया कंटेन्स एन आउटर रिंग ऑफ 9 doublets, ये भी पूरा कंप्लीटली करेक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑड वन आउट के हिसाब से जाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन बन जाता है। वैसे इसमें कोई भी प्रॉपरली गलत नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कोई बहुत प्रॉपरली सिग्निफिकेंटली गलत नहीं है बेटा, तो उसको प्लीज छोड़ के आ जाना, ठीक। इसमें एज सच कोई गलत नहीं है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया के जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट भी ठीक है। बट थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस इतना ज्यादा नहीं, इट इज मेजरली द मूवमेंट, बीटिंग जो है कैल्शियम के साथ साथ एटीपी एनर्जी भी यूज करेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप फोर्थ के साथ जा सकते हो, ठीक है। देयर इज इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स, कैल्शियम मूवमेंट भी होता है, रिक्वायर्ड होता है, लेकिन नॉट कंप्लीटली रॉन्ग तो नॉट कंप्लीटली करेक्ट ऑल्सो, तो वो वाली बात हो गई। इसलिए आपके पास आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को जज करना, और सिंपल सी बात है, 4 में से एक ऑप्शन बताना, 4 में से कोई एक ऑप्शन बताना है तो एलिमिनेशन से आंसर करो ऐसे क्वेश्चंस को। सेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच विद मेम्ब्रेन्स आर, किनके पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियाई। राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसको हटा दिया। क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के पास मेम्ब्रेन नहीं है, और क्रोमोसोम तो इनफैक्ट सेल ऑर्गेनेली भी नहीं है, तो ये भी हटाओ। लाइसोसोम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, सबके पास मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई और राइबोसोम्स ब्लैक। करेक्ट आंसर 3, क्योंकि इसके पास सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लाइसोसोम और गोल्जी के पास सिंगल मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास
डबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। एरिना का मतलब वो एरिया या चेम्बर बोल सकते हो जहां सारा काम हो रहा है। जैसे आपका एम्फी थिएटर वगैरह होता था ना स्कूल में, जहाँ जहाँ प्रेयर भी हो रही है, जहाँ सारे कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं, जहाँ एनुअल फंक्शन भी हो रहा है। तो मेन एरिया, मेन जैसे प्ले ग्राउंड हो गया, सारे फंक्शन जो एक्टिविटीज होंगे मेनली वहीं पे होते हैं। क्या कौन सी जगह होगी सेल में? माइटोकॉन्ड्रियम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तो इजी है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, सब में, सब जगह पर मेनली यहीं पे हो रहा है सब कुछ। ब्रेन, ये बेस्ट पार्ट, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ओके। थर्ड, जब आप न्यूक्लियस की बात करते हो यूजुअली एक सेल में एक न्यूक्लियस, क्योंकि एक भेजा ही होता है, दो तीन भेजे तो हो नहीं सकते, है ना। लेकिन कुछ होते हैं जिनमें कुछ भेजा नहीं होता, नो भेजा एट ऑल, सो देर इज इन्यूक्लिएट सेल्स। इन्यूक्लिएट सेल्स, इन्यूक्लिएट सेल्स में हमारे पास आता है मेच्योर आरबीसीज एंड मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स। प्लांट्स में सीव ट्यूब्स, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ज्यादा ही भेजा होता है, कुछ ज्यादा ही दिमाग होगा, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट। ये ज्यादातर कंडीशन वहां मिलेगी आपको जहां सेल अपने अलावा किसी और के लिए भी काम कर रहा है। जैसे आपने कुछ सुना होगा, जैसे टेपिटम में मिल जाता है, ठीक है, फंगस में, लोअर फंगस में हमें मिल जाता है। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जो या तो बहुत ज्यादा कुछ सेल से बाहर सिक्रीट कर रहे हैं या किसी और सेल का ध्यान रख रहे हैं, ऐसी जगहों पे मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन अंकल ने देखा था, तो प्लीज ब्राउन से ब्रेन याद रखना, ब्राउन से ब्रेन। रॉबर्ट हुक के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं काफी बच्चे इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी चीजें निकल के आई न्यूक्लियस के बारे में। पता चला न्यूक्लियस के पास काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियस के पास है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जब लेके बैठा है तो सब कुछ उसी के कंट्रोल में आ गया। हमने 11th स्टार्ट करने से पहले 12th वाला टॉपिक रिवाइज किए थे, उसमें हमने देखा था कि डीएनए जो है वो बेसिक हर चीज कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में एक्सप्रेशन की। एक जनरल ट्रेंड ये चलता है कि डीएनए से बनता है आरएनए, है ना। डीएनए इंफॉर्मेशन लेके आया पापा मम्मी से, उसमें से जो भी हमारी ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो ज्यादा डोमिनेंट होगा, उसका एक्सप्रेशन हो गया उस जीन का। एक्सप्रेशन का मतलब आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, और अब वो प्रोटीन आपको कहीं इंटरैक्ट करके जैसे आप आज दिखते हो वैसा दिखा रहा है। जैसे आप आज दिखते हो वो किस वजह से दिख रहा है? बहुत सारे जीन्स, कहीं कहीं कुछ बंद है, कुछ एक्टिवेटेड है, कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस जीन एक्सप्रेशंस, ठीक है बेटा। अब मेरी बात पे ध्यान देना, अब हम बना रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। मैं थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनाऊंगी ताकि यहीं पर लेबल कर सके, आपको भी यही सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। ये हम बनाएंगे छोटा सा न्यूक्लियस, बिल्कुल छोटा न्यूक्लियस बना रही हूं मैं, ताकि उसकी लेबलिंग हम प्रॉपरली कर सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते टाइम मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन हमें ईआर बनाकर देती है, तो वो भी दिखा दे रही हूं मैं यहाँ पे एक तरफ, ताकि उस पॉइंट का भी क्लैरिटी आपको मिलती जाए, ठीक है बेटा। ये बना हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब आप ध्यान से देखो, दोनों की दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है,
और इनर मेम्ब्रेन दोनों की दोनों मेम्ब्रेन टूटी हुई है। टूटी हुई है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। दोनों के दोनों मेम्ब्रेन को इंटरप्ट करता हुआ हमारे पास है न्यूक्लियर पोर। क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर इसलिए है ताकि एक्सचेंज हो सके चीजों का। कैसी चीजों का? एक्सचेंज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन का एक्सचेंज हो सके। ठीक है। अब आरएनए और प्रोटीन का एक्सचेंज क्यों चाहिए? हमारे पास अंदर जो प्लाज्मा में ये है, प्लाज्मा है, इसमें क्या होगा ना, यहाँ कोने कोने वाला प्लाज्मा थोड़ा ज्यादा डेंस होता है। जो साइड में पेरिफेरी में है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बेटा थोड़ा ज्यादा डेंस होता है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना थोड़ा डेंस इसलिए है क्योंकि प्रोटीन थोड़ा ज्यादा है कॉर्नर्स में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना उसको काइंड ऑफ पकड़ा हुआ है इसने। ये जो थ्रेड जैसा आपको अंदर दिखेगा इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में ज्यादातर हमारे पास मेजॉरिटी डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या है मैम? ये डीएनए के पैकेजिंग में यूज होता है। आप खुद देखो, जब आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो चीजें, तो आपके पास जो सामान आता है उसकी पैकेजिंग ज्यादा होती है, सामान तो छोटा सा है। ठीक है। अगर आप टीवी भी देखोगे तो टीवी का डब्बा है, थर्माकोल है, ये है, वो है, सब कुछ आया उसके साथ, टीवी तो उतना ही है। डीएनए की तो प्रेजेंट है लेकिन उसका पैकेजिंग मटेरियल उससे थोड़ा ज्यादा, अराउंड 50% हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है। तो दिस इज यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब आप मुझे बोलोगे मैम तो फिर हम हिस्टोन प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं बोलते? आपके पास जो ऑनलाइन पैकेजिंग से डब्बा आया, आपके काम का क्या था? टीवी, है ना? पैकेजिंग काम की नहीं थी ना आपकी। ऐसे ही डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो डीएनए में है। जो मेटाबॉलिज्म चलता है, जो एक्सप्रेशन का तरीका है, वो डीएनए को पढ़ के निकलेगा, वो प्रोटीन को पढ़ के नहीं आएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? डीएनए, हमारे पास हो गया प्रोटीन, हमारे पास आ जाते हैं कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी। NHP, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी ऑफ, यहां पे लिखती हूँ, वर्ड लिख रही हूं मैं यहां, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ NHP, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। स्कैफोल्ड प्रोटीन क्या होता है? स्कैफोल्ड क्या होती है? जैसे आपने क्या किया, एक हुक, कील जैसा हुक कॉर्नर्स पे लगा दिया, यहां देख रहे हो, कॉर्नर पे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या किया? आपने कील गाड़ दी। इमेजिन करो आप जिस कमरे में बैठे हो ना उसकी दीवारें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस का अंदर वाला साइड है, अंदर वाला साइड है। ठीक है। आपने पूरे में ऊपर नीचे दीवारों पे आगे पीछे सब जगह पर कील गाड़ दी। ठीक। और फिर आपने लिया एक पतला सा मस्त धागा जो आपका है क्रोमैटिन, तो आपने इधर वाली कील पे बांधा, पकड़ के लेके गए, उधर वाले कील पे बांधा, दूसरा क्रोमोसोम इधर बांधा, इधर से लेके गए उधर बांधा, तो सबने पकड़ा हुआ है कोने से। क्रोमोसोम्स को कॉर्नर से पकड़ा गया है। किसने पकड़ा है? स्कैफोल्ड प्रोटीन ने। कहां पर बांध रखा है? इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक। अब
आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं तो आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स का प्रेजेंस हो सकता है बेटा, क्योंकि ईआर इसी से बनता है। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन रफ हो सकती है क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, पर प्रोटीन अंदर नहीं आ जाएगा सीधा, वो ईआर में निकल जाएगा, बट ये पॉसिबल है। ठीक, बचा कुछ क्या मैम, प्लाज्मा। इसके अंदर जो यहाँ पे बीच में थोड़ा फ्लूइड है, ये थोड़ा हमारा क्लियर रहता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा रहता है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो पूरे के पूरे सेल में बीच में बैठा है, ऐसे ही अंदर डीएनए सही कंडीशन में रहे उसके लिए हमें कुछ पीएच, कुछ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, कुछ पानी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर रखना पड़ता है, तो वो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा। इसके अलावा आपको एक डेंस स्ट्रक्चर जिसका कोई शेप नहीं है, लिटिल स्फेरिकल, कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसकी, बस एक डेंस सा रीजन दिखाई देगा, और इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई तब बोलते हैं जब एक से ज्यादा होते हैं, कब होते हैं वो बताती हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोलस वो रीजन है जहां पर आरआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। आरआरएनए सिंथेसिस साइट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आरआरएनए बनता है जिससे कि राइबोसोम बनता है। याद आया, राइबोसोम में हमने लिखे थे बहुत सारे टाइप के आरआरएनए, 18S, 16S, 28, 23, जो भी न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। तो 18, 5, 28 और 5.8। ठीक है, तो ये सारे आएंगे आपके पास जो यहाँ बन रहे होंगे, बहुत सारे भर भर के। ठीक, तो यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आया। अब मैं क्रोमैटिन वाले पार्ट को थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगी। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बीच की जो जगह है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी बोल सकते हैं हम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम, तो नो इश्यूज हियर। ठीक, पोर आ गया, कॉर्नर वाला थोड़ा डेंस होगा उसको न्यूक्लियर लैमिना बोल दिया, बीच में थोड़ा लाइट जेल जैसा, जेल लाइक, ट्रांसपेरेंट कंपाउंड है हमारे पास, तो इसको भी आप नॉर्मल बोल सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बात, यहां तक क्लियर। अब आते हैं अंदर इंटरनल डिटेल में क्रोमैटिन के। क्रोमैटिन जैसे मैंने आपको बोला, दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स जो पैकेजिंग में इन्वॉल्व है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, प्लस लिख देते हैं ज्यादा बेटर लगता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और कुछ आयंस का प्रेजेंस होता है, जैसे कि आरएनए भी हो सकता है, छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए, और कुछ आयंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें, लिपिड्स के भी कुछ ट्रेसेस छुटपुट, बट ज्यादातर अराउंड 40% ये रहेगा और अराउंड 50% ये रहेगा। अब क्योंकि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल पैक्ड है ना, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ये एसिडिक होता है नेचर में। क्रोमैटिन का नेचर देखोगे ना तो एसिडिक नेचर है। तो ऐसे को अगर मैं स्टेन करना चाहूं, अगर इसको मैं स्टेन करना चाहूं तो मुझे यूज करने पड़ेंगे बेसिक नेचर वाले डाइज, आर यूज्ड फॉर स्टेनिंग, और ये आराम से स्टेन हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमैटिन है। कलर्ड धागे, पतले पतले धागे जो कलर हो सकते हैं। कौन से स्टेन, जैसे कि आपके पास आ जाएगा फ्यूल्जिन स्टेन, आप यूज कर सकते हो एसिटोकार्मिन स्टेन,
ये चीजें आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक डाइज आर यूज फॉर स्टेनिंग। क्रोमैटिन मटेरियल में जो हमारे पास डीएनए, हिस्टोन वगैरह ब्ला 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 है, ये दो तरीके में डिवाइडेड है। तो क्रोमैटिन हमारे पास यूकैरियोट्स में थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोट, और फिर उसको चिपकाना भी है अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रखना है। इस क्रोमैटिन को बेटा हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोला हमने हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है, और दूसरे को हमने बोला यूक्रोमैटिन। क्या बोल दिया? यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन को उनके स्टेनिंग की कैपेसिटी पे और कितना कौन सा काम आता है की कैपेसिटी पे याद करना है। हेटेरोक्रोमैटिन कुछ खास काम आता नहीं है, ये इनएक्टिव रहता है बेटा। ठीक है, जब इनएक्टिव है तो जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं, तो मैंने क्या करा, जब कभी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपकी दिवाली की वो ट्रे वगैरह नहीं होती, दिवाली पे ही खुलती है हर साल, बाकी टाइम बंद ही रहती है, तो आप क्या करते हो, आप अच्छे से साफ करके ढंग से पैक करके रख देते हो उसको एक कोने में, है ना। इनएक्टिव है, ज्यादा काम नहीं आता, या काम आएगा भी तो कभी कभी काम आएगा, रेयर है ना। तो इसको बंद करके जिसको रखा उसको हम टाइटली पैक करेंगे, टाइटली पैक्ड। क्योंकि आपने इसको टाइट से पैक किया हुआ है, ये काम नहीं आने वाला है। अब आप इसको स्टेन करोगे ना तो एकदम से गहरा सा रंग दिखाई देता है, तो इट इज डार्कली स्टेन्ड, इट इज डार्कली स्टेन्ड। ठीक है, यूक्रोमैटिन ऑन द अदर हैंड इज एक्टिव, ये एक्टिव है, एक्टिव है। और इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2, लूजली पैक्ड, क्योंकि बहुत काम आता रहता है बीच बीच में, बहुत आराम से काम आता रहेगा, एक्सप्रेशन ज्यादा है। ठीक है, जैसे आपके हर सेल ऊपर से हेड टू टो सारे सेल रेस्पिरेशन तो कर ही रहे, एनर्जी तो बना रहे अपनी, तो रेस्पिरेशन में जो भी एंजाइम मुझे चाहिए होगा वो सारे पूरा टाइम एक्टिव है। तो वो आएंगे यूक्रोमैटिन जैसे एरिया में, वो लूजली पैक्ड है। आप उसको स्टेन करोगे तो क्योंकि ढीला सा पैक्ड है ना, ज्यादा गहरा रंग नहीं आएगा, लाइटली स्टेन्ड। ठीक है, लाइटली स्टेन्ड। तो इसके बेसिस पे हमने क्रोमैटिन मटेरियल को दो हिस्सों में बांट दिया, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। दोनों में कुछ नहीं, डीएनए और प्रोटीन ही है मेजरली, लेकिन उसकी पैकेजिंग और रिक्वायरमेंट के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइडेड। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन का एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, वो होता है सेंट्रोमियर, बीच वाला। क्रोमैटिन मटेरियल को आपने इतना टाइट से पैक कर दिया कि एक जगह पर गड्ढा हो गया है, एक जगह पर गड्ढा हो गया है। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनोगे ये वाला पॉइंट, क्योंकि मैं क्रोमोसोम को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्रोमैटिन क्रोमोसोम कौन सा क्या क्या है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू नो दिस वेरी वेल, क्योंकि ये काम आएगा सेल साइकिल सेल डिविजन में। इसको प्लीज अपने बाकी दोस्तों को भी भेज देना जो सेल साइकिल सेल डिविजन समझना चाहते हैं। प्लीज ये वाला पार्ट इस लेक्चर का जरूर 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 देख लेना। प्लीज सेंड इट टू योर फ्रेंड्स, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। ऐसा ना हो कि वो सेल साइकिल सेल डिविजन पढ़ने आए और फिर उनको कुछ समझ ना आए कि क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन तो है एकदम ढीला सा, लूजली, एकदम ऐसे धागा पतला सा। जब मैं इसको टाइट टाइट पैक 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 कर, एक सोच लो ना खुद, एक पतला सा लंबा धागा है, आप उसको कॉइल करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, छोटा हो रहा है लेकिन मोटा हो रहा है, पतला लंबा है, एकदम उसको छोटा 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 करते चलेगा, इट इज गेटिंग वेरी कंडेंस्ड, छोटा और मोटा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इतना ज्यादा टाइट से पैक हो जाता है ये बीच में एक जगह पर कि गड्ढा बन जाता है उधर। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोला? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी
कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब डिप्रेशन सा एक गड्ढा बन गया वहां पे, इसी को हमने बोला सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर के होने की वजह से पूरा का पूरा जो मेरे पास क्रोमोसोम है, ये क्योंकि डेंस हो गया ना, अब मोटा मोटा और छोटा क्रोमोसोम, अब इसको मैं क्रोमैटिन नहीं बोल रही हूँ, क्रोमोसोम बोल रही हूँ। क्रोमैटिन पतला लंबा धागा, जब वो पैक हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से वो दो हिस्सों में बट गया, एक छोटा साइड, एक बड़ा वाला साइड। छोटा वाला साइड इज नोन एज पी आर्म या शॉर्ट आर्म। ये जो पी हमने लिखा ये है हमारे लिए फॉर पिटीट। पिटीट का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ठीक है। और जो लॉन्ग आर्म है उसको हमने बोला क्यू, क्योंकि पी के बाद आता है क्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, क्यू आर्म। तो दिस इज द लॉन्ग आर्म। क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम हमारे पास ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना बेटा, पी आर्म, क्यू आर्म और सेंट्रोमियर के साथ, ये पूरा का पूरा इज मेड अप ऑफ वन सिंगल क्रोमैटिड। किसका बना है? एक सिंगल क्रोमैटिड का। ये नॉर्मल कंडीशन, ये क्रोमोसोम भी है, ये क्रोमैटिड भी है, ठीक है, ये क्रोमोसोम भी है, ये क्रोमैटिड भी है। इस क्रोमोसोम के एंड्स को हम बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। मैंने क्या बोला आपको? एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड का नॉर्मल चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए क्रोमोसोम को, ऐसा ही होता है क्रोमोसोम। जब पापा से आपको एक क्रोमोसोम मिला, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी पापा से आई और एक कॉपी मम्मी से आई, तो आपके पास ये आया था। लेकिन जब सेल डुप्लीकेशन के लिए जाता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को भी डुप्लीकेट करता है। क्या करता है वो? अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है और एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। तो उस टाइम पे ये एक क्रोमोसोम आपका बेटा 2 क्रोमैटिड का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अलग से बना के आपके पास लिख देती हूं, दिस इज 1 क्रोमोसोम विद 1 क्रोमैटिड। और अगर ऐसा बन जाता है क्रोमोसोम, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जहां पे 1 क्रोमोसोम इज ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। ये बनता है कब? ये बनता है आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगी मैं, एस फेज में। एस फेज के बाद कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसी को नॉर्मल करने के लिए सेल डिवाइड करता है, और क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा था तो इसलिए उसने डबल बनाया। थोड़ा गोल है ना, क्योंकि उसको 2 सेल्स बनाने थे तो उसको अपनी एक कॉपी भेजनी थी, तो जब उसको अपनी एक कॉपी भेजनी थी तो कॉपी बनाएगा पहले, और कॉपी बनाने के बाद इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए सेल को डिवाइड कर देता है। जो आप यहां देख रहे हो ये है एक बेसिक आइडिया ऑफ क्रोमोसोम। अब ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के दोनों तरफ, समझ रहे हो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के दोनों तरफ प्रोटीन की डिस्क लगी होती है। प्रोटीन का एक डिस्क ऐसे गोला सा दोनों तरफ होगा, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का इंपॉर्टेंस, साइट और स्पिंडल फाइबर बाइंडिंग। स्पिंडल फाइबर बाइंडिंग, ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए जब हम पहुंचे सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ने के लिए। तो मेक श्योर दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे आप प्लीज इसको रिवाइज करके आओगे, ठीक है। आप प्लीज इसको रिवाइज करके आओगे। ये सारे टर्मिनोलॉजी, ये सब कुछ जो बोर्ड पर लिखा है, ये दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन जब हम पूरा कर लेंगे ना, तो अपने आप बहुत सारी चीजों का आपको
कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों था, किस लिए था, कैसे था, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक बस एक बार रिवाइज करके जरूर आना। ठीक, अब ये सेंट्रोमियर की जगह, ये जो सेंट्रोमियर का लोकेशन है ना, इसके हिसाब से 4 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। There are 4 types of chromosome on the basis of centromere position. पहला पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आता है हमारे पास मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में आपके पास बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रोमियर प्लेस्ड होता है। ठीक है, इट इज इन द सेंटर, जिसकी वजह से आपका पी आर्म इज इक्वल टू क्यू आर्म। तो अगर आप इसको सेंट्रोमियर से पकड़ के ऐसे हैंग करोगे ना, तो इसका शेप आ जाता है वी शेप। सो इट्स अ वी शेप्ड क्रोमोसोम। और क्योंकि दोनों के दोनों आर्म्स, दोनों के दोनों हाथ सेम लेंथ के हैं, दोनों ब्रांचेस सेम लेंथ की है, इसलिए इसको हम आइसोब्रैकियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोब्रैकियल। ठीक है, ये जो हैंगिंग शेप है ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक स्टेज में मिलती है एनाफेज में इन सेल साइकिल, सेल डिविजन। माइटोसिस, मियोसिस में एनाफेज में ये हैंग करता है, तब दिखती है हमको ये शेप। तो ये आ गया अगला, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में आपके पास एक तरफ थोड़ा शिफ्टेड होता है, थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड है एक तरफ को ना, तो ये क्या हो जाता है? पी आर्म, वही आर हो गया, पी आर्म इज स्मॉलर देन क्यू। होना भी तो चाहिए था ना, पी तो शॉर्ट है, तो ये छोटा है क्यू से। तो जब इसको आप हैंग करोगे तो एल शेप्ड सा बन जाता है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एल शेप्ड क्रोमोसोम। ठीक है, और क्योंकि दोनों हाथ अलग अलग लेंथ के हैं, तो आप इसको हेटेरो ब्रैकियल भी बोल सकते हो। दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेंथ अलग है। थर्ड, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है पी आर्म ना, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा ऐसा। तो पी आर्म इज वेरी वेरी स्मॉल देन क्यू। हैंग करोगे तो जे शेप दिखाई देता है, ऐसे छोटू सा, इसे हम बोलते हैं जे शेप्ड क्रोमोसोम। इसको भी आप हेटेरोब्रैकियल बोल सकते हो, दो अलग लेंथ है ब्रांच। ठीक है, इसको भी हेटेरोब्रैकियल बोल सकते हो। और फोर्थ हमारे पास आता है टीलोसेंट्रिक, जो बहुत ही छोटा है, बिल्कुल एंड पे है इसके सेंट्रोमियर, बिल्कुल एंड पे, टीलोमियर पे है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्रोमोसोम हमारे पास, हमारी बॉडी में नहीं है, ह्यूमन में कोई बॉडी में टीलोसेंट्रिक नहीं है। पी आर्म इज एब्सेंट, ओनली वन आर्म इज प्रेजेंट, ये बोल लो, पी मत बोलो, ओनली वन आर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आई शेप्ड क्रोमोसोम। There are 4 different types of chromosomes on the basis of position of centromere। बीच में है तो मेटासेंट्रिक, कॉर्नर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ तो सब मेटासेंट्रिक, एक तरफ को शिफ्टेड तो एक्रोसेंट्रिक, और टीलोसेंट्रिक अगर टीलोमेयर पे ही सेंट्रोमेयर पहुंच गया तो। ठीक है, चारों समझ में आए? चारों समझ में आए। अब एक और मस्त है, जहां मैंने आपको बोला था न्यूक्लियस कैसे बनता है, ये समझाऊंगी मैं। कहाँ पे समझा दूँ? इसी पे समझो, यहाँ आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा इधर लिख रही हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ क्लैरिटी आ जाएगी, यहीं आ जाएगा समझ। इसको जरा, इसको हटाते हैं, तुम मत रब करना, तुम एक बार दोबारा बना लेना। ये आपका क्यू आर्म ना,
लॉन्ग आर्म। कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर को छोड़कर एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपके पास ये प्राइमरी तो मैंने बना दिया, ठीक है, प्राइमरी हमारे पास ऐसा है, लेकिन उसके पास एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी आ जाता है, एक और सेकेंडरी गड्ढा। तो हम इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब इस गड्ढे के आगे पीछे कुछ ऐसे जीन्स हैं जो आरआरएनए बनाते हैं। समझ रहे हो हम कहां जा रहे हैं? इधर की तरफ और इधर की तरफ कुछ ऐसे जीन्स हैं जो आरआरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो इसके चारों तरफ ना बहुत ज्यादा आरआरएनए का सिंथेसिस रहता है। वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनने की वजह से ये टॉप पे एक छोटा सा सैटेलाइट बन गया, इसको हमने बोला सैटेलाइट। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिन पे सैटेलाइट प्रेजेंट होता है इनको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम्स। इनको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। इनके इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह पर ज्यादा कौन से जीन्स हैं? आरआरएनए बनाने वाले जीन्स। जिसका मतलब वो बनने लगेंगे तो यहां पे हो जाएगा एकदम डेंस माहौल। एंड साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस इज न्यूक्लियोलस। तो इस रीजन को हम बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स NOR, और कॉम्प्लेक्स बोलने की जगह बेटर रीजन बोल लो, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। मैम हमारे बॉडी में है क्या? बिल्कुल है। हमारी बॉडी में सैट क्रोमोसोम्स, मतलब ये जो सैटेलाइट आपके पास बन रहा है ये बनता है 13, 14, 15, 13th क्रोमोसोम, 14th क्रोमोसोम, 15th क्रोमोसोम, 21 एंड 22। इन 5 पे सिर्फ 5 ही ऐसे क्रोमोसोम हैं, लेकिन 5 मम्मी से आए 5 पापा से आए, क्योंकि हर क्रोमोसोम की हमारे पास 2 कॉपी होती है बॉडी में, हर सेल में, ठीक है, क्योंकि एक कॉपी पापा से आई थी, एक मम्मी से आई थी, इसलिए हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं, क्योंकि एक पेयर मतलब एक पार्ट पापा से आया, एक मम्मी से आया, ठीक है। तो ये 5 है हमारे पास। ऐसे हर एक स्पीशीज में, हर स्पीशीज में ये सैट क्रोमोसोम का नंबर फिक्स्ड होता है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? हर स्पीशीज में कितने सैट क्रोमोसोम होंगे और कौन से वाले क्रोमोसोम सैट क्रोमोसोम्स होंगे जिन पे ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं मार्कर क्रोमोसोम। क्योंकि मान लो अगर कहीं से रैंडम कोई सेल मिलता है, रैंडम सेल मिलता है, ठीक है, उस रैंडम सेल में मेरे को दिखा कि 5 पेयर दिखे मुझे। पेयर क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि 5 पापा से आए, 5 मम्मी से आए, तो पेयर है ना। तो पता चल जाएगा कि ये सेल ह्यूमन सेल है। ऐसे ही बाकी स्पीशीज में भी ये चीज स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको? स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया। सीलिया, फ्लैजेला, पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स में नहीं मिलता। सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में नहीं मिलेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, यहां नहीं होगा। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है मैम? न्यूक्लियोसोम बेटा आपका जब डीएनए पैकेजिंग में चला जाता है ना, तो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का दूसरा लेक्चर देख लेना, मंथन सीरीज का ही डिटेल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग की यूनिट है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। तो आंसर इसके लिए सही हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
सबसे बड़ा यूनिट जेनेटिक मटेरियल का और सबसे छोटा यूनिट जेनेटिक मटेरियल का क्या है। ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर आंसर हो पाता है इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर से क्योंकि आप काफी चीजें पढ़ चुके होते हो, लेकिन मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, लार्जेस्ट यूनिट होगी बेटा जीनोम, तो वो हमें 2 में मिल रही है, इन दोनों को हटा दो। जीनोम क्या होता है, जीनोम होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि आपकी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन जीनोम इज इक्वल टू N23, 23 क्रोमोसोम्स आते हैं जिसको हम जीनोम बोलते हैं। तो इंडिविजुअली क्या आ गया, इसके बाद क्रोमोसोम चले गए तो दोनों में सेम है। फिर क्रोमोसोम बना है डीएनए का, डीएनए के अंदर छोटा सा यूनिट होता है जीन, और वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो बेटर ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। गुड, ठीक है, ओके। अब आ जाए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन पास्ट में क्वेश्चन इन पे आए हैं, और काफी रीसेंट पास्ट में, मतलब 2015-16 तक भी इन पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पहला स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूं दैट इज नोन एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में इन oocytes। oocytes क्या हो गए, जो आगे जाके सेल बनाएंगे, कौन सा गैमीट बनाएंगे, एग। oocytes of vertebrates and some invertebrates, vertebrates and some invertebrates। ठीक है, अब बात मेरी ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना, क्या कहां से क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। डिप्लोटीन स्टेज क्या है मैम, इसके लिए आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन वाली क्लास में आना पड़ेगा, मैं मियोसिस समझाऊंगी तब बताऊंगी। oocyte क्या होता है, वो सेल जो आगे जाके एग बनाएगा, ठीक है, ओवम बनाएगा। अब ये सेल जब डिवीजन के लिए जाता है तो डिप्लोटीन स्टेज में काफी टाइम रह जाता है, मतलब काफी लंबे, मतलब सर उसके लिए रह जाता है, टाइम के लिए आपके पास रह जाता है। अब इस स्टेज में बैठा हुआ है, मान लो महीनों सालों तक बैठा हुआ है इसी स्टेज में अरेस्टेड, तो मर थोड़ी जाएगा, अपना काम करना शुरू करेगा ना कुछ। तो यहां पर हुआ क्या है, देखो पापा से आया मम्मी से आया क्रोमोसोम, साथ में क्रिस क्रॉस्ड जुड़े हुए हैं, बट छोड़ नहीं सकते क्योंकि प्रोसेस आगे जा नहीं रहा है, पीछे ये जा नहीं सकते, तो यहीं बैठे हैं। ठीक है, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को लूज छोड़ देते हैं। वो जो इतना टाइट पैक किया था ना कि चलो फटाफट डिवाइड करके आते हैं फिर वापस आके काम करेंगे, नहीं, वो सारा इन्होंने बैठे बैठे खोल दिया। जब इन्होंने उस स्ट्रक्चर को खोल दिया तो ये ऐसे लूप्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे यूक्रोमैटिन के लूप, क्रोमैटिन लूप देखो, कहीं कहीं पे बहुत टाइट टाइट पैक्ड है और कहीं कहीं पे लूज है। जहां लूज है वहां लूप बन गया, जहां टाइट से पैक्ड है क्रोमैटिन मटेरियल उसको क्रोमोमियर बोल दिया, टाइट पैक्ड। बोले भाई काम तो है नहीं इसका, तो तू बैठ, हम जरा थोड़ा खुल के यहां से प्रोटीन बनाने की कोशिश करते हैं। डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, बढ़िया है, चलने दो। ठीक है, तो जब इसने ऐसे अपने आप को ओपन कर लिया ना जगह जगह पे, आप सोचो आपने, जैसे आपकी कोई स्वेटर थी एकदम बुनी हुई है, उसमें से कभी कभी होता नहीं कोई धागा लूज पड़ जाता है तो बाहर को निकल आता है ना, तो ऐसे आपकी पूरी स्वेटर हो गई है सोचो, तो सारे धागे ऐसे 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 बाहर को निकल आए, ये दिखाई देता है ऐसे जैसे वो जो लैंप को साफ करने वाला ब्रश नहीं आता, वो जो आपके ये बहुत सारे टेली शॉप वाले जो नहीं आते थे जिसपे देखो इतना ब्रश है, यहाँ वहां घुस के सब जगह साफ कर देगा, छोटे छोटे जगह पे घुस जाएगा, रेलिंग में घुस जाएगा, ये वैसा ब्रश बन गया। सो इसका अपीयरेंस कैसा आ गया, लैंप ब्रश लाइक। क्वेश्चन आते हैं 2, कहाँ मिलता है और कैसा दिखता है।
तो ऊ साइट में मिलेगा डिप्लोटीन स्टेज में। लैंप ब्रश जैसा दिखेगा, इन्हीं क्रोमोसोम्स को हम जायंट क्रोमोसोम्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी की कैटेगरी में इसी का चचेरा भाई, थोड़ा सा सिमिलर कंडीशन यहां निकल के आती है। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ये बड़े इंटरेस्टिंग है बेटा, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये हमें मिले बेटा पहली बार ड्रोसोफिला और काइरोनोमस में। ड्रोसोफिला और एक नाम और काइरोनोमस। पहली बार काइरोनोमस में पढ़े थे हमने, पहली बार हमने काइरोनोमस में पढ़ा था इसको। लेकिन ड्रोसोफिला के भी लार्वी में, और उस लार्वी के भी सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन, छोड़ दो थोड़ी देर पेंसिल, आराम से लिख लेना। ड्रोसोफिला के अंदर आपके पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, इसका हैप्लॉइड नंबर है 4, ठीक है, 4 क्रोमोसोम है, तो डिप्लॉइड नंबर हो गया 8। ठीक, 8 के 8 क्रोमोसोम्स, 8 के 8 क्रोमोसोम एक सेंटर पे, सबका सेंट्रोमियर, चारों टाइप के क्रोमोसोम, 8 क्रोमोसोम है मेरे पास, आठों के आठों का सबका सेंट्रोमियर मैंने एक जगह पकड़ लिया और गांठ बांध दी। जैसे आप समझो आपके घर में है 4 अलग कलर की सॉक्स, कलर भी अलग, लेंथ भी अलग, एक छोटा सॉक्स है, एक लंबी सॉक्स है बहुत, एक स्टॉकिंग्स है, एक नियॉन ग्रीन कलर का सॉक्स है, ठीक है, तो आपके पास कितने हैं, 4 पेयर, तो टोटल 8 सॉक्स। सबको पकड़ा, सबके रिम से पकड़ा, बांध दिया, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पकड़ा, एंकल, एंकल, हाँ एंकल सही है, जब सॉक्स पहनते हो तो एड़ी आती है ना जहाँ पे एंकल, वहां से पकड़ा, बांध दिया, तो वो जगह हो गई, वो जगह हो गई क्रोमोसेंटर। पूरे स्ट्रक्चर का सबके सेंट्रोमियर इधर मिलेंगे, ठीक है। अब 8 तो ये वैसे ही थे, इसी पॉइंट पे बैठे बैठे रेप्लिकेशन पे रेप्लिकेशन, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हो गया ना, मल्टीपल। तो एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसके बहुत सारे हाथ हैं, और बेटा इस पे चल रही है धूम धड़ाके से रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, डिवाइड ही नहीं कर रहा। सारे के सारे डीएनए जितने भी थे इसी पॉइंट पे यहीं चिपके पड़े हैं। तो आप सोच लो कि ये कितना जबरदस्त काम कर रहा होगा कि ये इतने सारा जेनेटिक मटेरियल लेके बैठा है। इतने से रीजन को ना मैं मैग्नीफाई कर रही हूं, ये एक डीएनए, ये दूसरा डीएनए, ये तीसरा डीएनए, ये चौथा डीएनए, फोर्थ डीएनए मॉलिक्यूल, फिफ्थ डीएनए, आइडेंटिकल, कॉपी पे कॉपी बनाया जा रहा, हजारों कॉपी बना देगा, ठीक है। और जो भी एक जीन, मान लो ये रीजन मुझे नहीं चाहिए, मैंने बंद करा हुआ था, हेट्रोक्रोमैटिन था, किसी काम का नहीं अभी, तो ये सारे हेट्रोक्रोमैटिन है, लाइन से ऊपर से नीचे, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी बनी ना, सेम कॉपी बनी। यहां पे अगर मान लो मैंने यहां बंद किया था हेट्रोक्रोमैटिन बना के, तो ये भी बंद है, 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 तो ये सारा रीजन डार्क दिखाई देगा स्टेन करने पे। इनको हम बोलते हैं बैंड्स, और ये बीच वाले होते हैं इंटरबैंड। बैंड्स तो भाई बंद है, ठीक है। इंटरबैंड वाला रीजन शायद कोई काम कर रहा हो, तो अगर काम करेगा तो ढीला पड़ेगा, ढीला पड़ेगा तो यहां से हो गया लूज, यहां से हो गया लूज, है ना, ये वाला पार्ट पूरा खुल गया, यहां कुछ काम शुरू हुआ। क्या काम शुरू हुआ, डीएनए है, डीएनए है तो इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन को मैंने पढ़ा, हाँ आरएनए कैसा बनाना है पता चल गया, अब प्रोटीन कैसा बनाना है बना लेंगे, तो फुल स्पीड में काम चल रहा है। यहां पे ऐसे पफ, ऐसे फूला हुआ सा लगेगा आपको क्रोमोसोम, तो इन रीजन्स को हम बोलते हैं बैल्बियानी पफ्स।
बाल्बियानी क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट अंकल का नाम है जिन्होंने पहली बार ये देखा। तो बाल्बियानी पफ्स आर टेलिंग यू, ये आपको ये बताते हैं कि देखो यहाँ पर जो जीन है ना ये अभी काम कर रहा है। ये आपको लार्वल स्टेज में दिख रहा है बेटा। तो अगर लार्वल स्टेज में आपको कोई भी चीज दिख रही है मतलब अभी डेवलपमेंट उसका चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या आइडिया लगता है कि अगर ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम आपको दिखे, ठीक है, और आपको मान लो यहाँ पे एक पफ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखता है, एक पफ यहाँ दिखता है, तो आपको पता है स्टार्टिंग में ये 4 पफ दिख रहे हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, 4 नहीं होंगे, काफी होंगे, बट आइडिया लग जाएगा कि इस टाइम पे यहाँ पर जो जीन होती है ना वो एक्टिव होती है। थोड़ी देर बाद ये बंद हो गए, कहीं और खुल गया कुछ पफ, तो पता चला अब यहाँ वाले जीन्स एक्टिवेटेड है। थोड़ी देर में वो बंद हो गए, नेक्स्ट स्टेज में शिफ्ट होना है, ये बंद हो गए, दूसरे खुल गए, है ना, कि कौन से टाइम पे इस फैक्ट्री का कौन सा मशीन चल रहा है, उससे हमें ये पता चल सकता है कि हाँ चलो यहाँ काम हो रहा है, अब यहाँ काम हो रहा है। इसका मतलब लार्वल स्टेज में कौन से स्ट्रक्चर, कौन से ऑर्गन, क्या चीज बनने के लिए कौन से जीन्स हैं और कहां पर प्रेजेंट है क्रोमोसोम पर, ये हम अच्छे से पढ़ सकते हैं इनमें, है ना। और ये चीज पढ़ने में इन्होंने बहुत मदद करी, तो इसलिए जेनेटिक स्टडी के लिए ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किस टाइम पे कौन से स्टेज पे डेवलपमेंट के कौन से जीन्स ऑन है और कौन से जीन्स बंद है, क्या चल रहा है, कौन सी मशीन चलती है, कौन सी बंद रहती है, ये पता कर लिया हमने। और ये जो एक ही पॉइंट पे बस पागलों जैसे डिवाइड किया, पागलों जैसे डिवाइड किया, दिस इज नोन एज एंडो रीडुप्लीकेशन। एंडो रीडुप्लीकेशन विदाउट डिवाइडिंग, डीएनए का रेप्लिकेशन विदाउट डिवीजन, नो डिवीजन, ओनली डुप्लीकेशन। ठीक है, ये भी जाइंट क्रोमोसोम्स में आते हैं, बड़े क्रोमोसोम्स हैं तो बहुत सारा काम हमारा मदद आसान कर देते हैं। लेकिन आप देखो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लार्वी में मिलेगा, बड़ी मम्मी या बड़ा पापा ड्रोसोफिला ले लिया आपने, नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसे सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, ये मर जाते हैं फिर। ठीक है, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल होगा ना, उसने जो काम करना था वो कर दिया, जैसे एंजाइम बनाने थे, जो प्रोटीन बनाने थे सब बना दिए, और अब वो टपक गया बड़े होने से पहले पहले। ठीक, फिर से क्वेश्चन क्या आएगा, साइंटिस्ट का नाम बाल्बियानी, कहाँ मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वी ऑफ ड्रोसोफिला एंड काइटोनोमस, साइज में बहुत ही बड़ा, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ कॉपी ऑफ वन जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, ओके। So Lamb-Brush chromosome occur during diplotin of meiosis, prophase of mitosis, metaphase of meiosis और interphase। ये पॉइंट अगर कुछ बच्चों को अभी प्रॉब्लम है तो मैं और डिटेल में ये सारे स्टेजेस पढ़ाऊंगी इन सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ठीक है, उसके लिए आपको प्लीज थोड़ा सा ये क्रोमोसोम वाला पार्ट रिवाइज करके आना पड़ेगा बेटा। शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। आंसर इसका होगा 1 और बाकी सारी डिटेल्स अगले चैप्टर में। प्लीज शेयर इट विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन के लिए आना चाहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, किस में मेम्ब्रेन नहीं होगा, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स और वैक्यूल्स। वैक्यूल में मेम्ब्रेन होती है। सैप वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सैप वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, और लाइसोसोम्स में भी होती है। मीसोसोम तो खुद ही मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, सो दिस इज इट गाइज फॉर टुडे एंड दिस ऑल्सो कंप्लीट्स हमारा चैप्टर। प्लीज 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 रिवाइज एंड शेयर द कंटेंट। और ये एक तरीका है आपका रिवीजन का जिसमें PYQ डिस्कस होंगे बहुत सारे। 17 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये बैच। ये बम्पर ऑफर अभी भी वर्किंग, प्लीज गो अहेड फॉर इट। 3 मंथ्स का आप कोर्स लेते हो तो आपको 1 मंथ मिलता है फ्री फ्री फ्री। ठीक है, पे फॉर 3 months एंड गेट 1 month फ्री। और ये चीज आप एनरोलमेंट आज ही कराओ प्लीज।
कोड है आपका कोमल लाइव, ये लगाओगे तो 10% और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप प्लस पे हो और आपका सब्सक्रिप्शन अप्रैल में खत्म होने वाला है या मई में खत्म होने वाला है, तो प्लीज उसको रिन्यू करा लो। और या फिर अगर नहीं हो या कहीं और कोई और अकाउंट है उससे लॉगिन करना चाहते हो तो उससे लॉगिन करके उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप अपना पिछला ही प्लस अकाउंट नहीं, अभी हो सकता है मई जून में खत्म हो रहा हो, तो तब तक आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन फ्रॉम सम अदर अकाउंट सो दैट यू कैन हैव बेनिफिट्स ऑफ बोथ ऑफ देम, और आपके घर में भी कोई है तो वो भी यूज कर सकते हैं। फाइनल लीप का ये 90 डेज का रिविजन प्रोग्राम है जो 24 मार्च से शुरू हो रहा है बेटा। मेक श्योर यू गो फॉर दिस, प्लीज जल्दी से एनरोल कर लेना। जो बच्चे फ्री टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, ये रोज कोई ना कोई टेस्ट होता है, तो आपको इसको भी फॉलो करना है। कॉम्बैट, कॉम्बैट होता है हर संडे को सुबह 11 बजे। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 4 महीने का तो यही चीज हो गई। फिर भी आप ये सोचना चाहते हो कि नहीं यार मेरे को 2 साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए बट मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आप स्कॉलरशिप एग्जाम दो। ठीक है, एक तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, 28 क्वेश्चन होते हैं बस, 28 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में, तो अच्छा है होगा पेपर। ठीक है, और कुछ नहीं तो अच्छा कंपटीशन मिलेगा, थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो उसके लिए ये पेपर दे सकते हो। कोमल लाइफ कोड करना है इसके लिए यूज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एनरोलमेंट अभी कर लो, एवरी संडे इट इज देयर। ओके, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, यहाँ पे मैं आपको मिलूंगी यहाँ फ्री क्लास में, ये चेंबर्स ऑफ सीक्रेट हमारा फ्री क्लास, यहाँ हम मिलेंगे 9 बजे 9 PM। ठीक है, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ जाए तो नीट यूजी पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन, ये सारे ड्यूरेशंस आपके लिए ओपन है। 3 मंथ पे तो ऑफर ही चल रहा है कि 3 मंथ्स का लोगे तो 1 मंथ फ्री मिलेगा, तो अगस्त 1 तक जो 2021 का आपका टारगेट है ना नीट का, वो तो अपने आप फुलफिल हो गया 3 महीने वाली चीज से, तो आपको 6 महीने वाला नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, और रहा 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, ये वाले बच्चे जो 2022 को टारगेट कर रहे हैं या 2023 को टारगेट कर रहे हैं बेटा, प्लीज यूज कोमल लाइव कोड और अपना एनरोलमेंट फटाफट कराओ, क्योंकि नए बैचेस शुरू होंगे अप्रैल में दोनों के लिए, और फिर आप ना अप्रैल में ढूंढोगे टीचर्स, है कि नहीं, तो वहां फिर घबराहट होगी, फिर ये टीचर की कौन टीचर, किससे फिजिक्स, किससे केमिस्ट्री, किससे बॉटनी। वैसे तो मंथन वाला एकदम परफेक्ट है, ठीक है, चारों के चारों आपको फुल गाइडेंस देंगे, इतना तो गारंटी है। ठीक, लेकिन लेकिन अगर फिर भी आप किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो या उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो कि कब बैच शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आई डोंट वांट कि आप अप्रैल में जाने के बाद ये डिसाइड करो जब 2 हफ्ते की क्लास निकल गई हो, है ना, तो थोड़ा उसको ढंग से प्लान करके चलना। अभी एनरोलमेंट ले लो, महीने भर आराम से देखो क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, 10-15 दिन है, समझो चीज़ों को। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थोड़ा बेटर है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, विच आई थिंक इज क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आप 24 महीने वाला देखते हो, इतना अमाउंट तो आप शायद एक फिजिक्स या केमिस्ट्री की एक ट्यूशन को दे देते हो, एक टीचर से पढ़ने के लिए। यहाँ आपको ऑप्शंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, क्वेश्चंस है, थ्योरी है, सब मिल रहा है, सारे टीचर्स, ऑल टीचर्स यू आर गेटिंग योर। ये तो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाने के लिए आप लोगों का स्कूटी वूटी का खर्चा था ये तो लिटरली। ठीक है, उसमें सारे टीचर्स मिल रहे हैं, कोटा वाले टीचर्स भी हैं, सारे कश्मीर टू कन्याकुमारी तक जो टीचर्स हैं सारी जगह के टीचर्स हैं यहाँ। ठीक, तो ऑल द टीचर्स प्लस टेस्ट सीरीज, और सबसे बेनिफिट वाली बात जो आपको स्कूल में भी नहीं देता है कोई, दैट इज पर्सनल मेंटोर। इनसे आपको जो प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हो, स्पेशली प्लानिंग की, आप जो प्लानर बनाने के लिए यहाँ पर पर्सनलाइज प्लानर आपको बना देंगे। ठीक है, पेपर का अच्छा एनालिसिस कर देंगे, स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से पढ़ना है, उसमें गाइड कर देंगे, तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर नीट एज वेल एज योर स्कूल बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो उसमें भी कोमल लाइफ कोड यूज कर लो इफ यू लाइक माई मेंटोरिंग, और मैं मतलब मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, या आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो गेट योर 10% ऑफ। ठीक है, ये मेंटोर मैं नहीं होंगी, बट अगर आप कोड यूज करते हो और मुझे बता देते हो तो आई विल बी डूइंग माई बेस्ट, मैं अपने एंड से जो भी कर पाऊंगी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से अपने फ्रेंड्स को ये भेज देना बेटा। नेक्स्ट मैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन कराऊंगी, प्लीज उसको उस क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आना, न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं पीडीएफ अपडेट कर देती हूँ आज वाले सेशन की,
टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना मत भूलना, ये आपका कोड है, इसको भी मत भूलना। आई वांट सारे दोस्त, भाई बहन, जूनियर सीनियर जो है, जितनों को जानते हो, जाओ कोमल लाइफ कोड लगाओ। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम, ऑन अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि क्लासेस की अपडेट मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, तो ये है 10:30 PM से 11 PM के बीच मैं ओपन कर देती हूँ इसको डाउट्स के लिए, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स और डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। सो आई विल कीप सीइंग यू हियर। हम लोग मिलते रहेंगे 2 बजे मंथन पे हमेशा, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 2 PM ऑन मंथन बैच। मेक श्योर आप इस चैनल को मंथन बैच मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो एवरीवेयर, ताकि कहीं का भी नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तब तो पढ़ाई करते रहो और मजे मारो एंड प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, लास्ट 3 महीने हैं, पढ़ो, मेहनत करो, ग्रैब योर ड्रीम्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।